समझ लो, ऐसा नहीं केवल 12th कर लिया, आईआईटी में पहुंच गए या किसी ठीक ठाक कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच गए, अब सर फिजिक्स से फुर्सत है। ना ना ना, फिजिक्स वहां भी काम में आएगा। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का सिंपल सा मतलब है कि जो भी खेल हो रहा है भैया लेंथ में होगा, यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बेटा इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो अगर पुट्टी में आपने एक शेप दे दिया तो वो वही शेप अडॉप्ट कर लेगा, अब वो वापस अपने ओरिजिनल शेप साइज में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग प्लास्टिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। भाई 3 पेन अगर 15 के हैं तो एक पेन बेटा 5 रुपए का हुआ, 15/3। तो 5 पेन 5 × 5 25 रुपीज का हुआ। यही यूनिटरी मेथड है। Hey guys, welcome to फिजिक्स वाला। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स एजुकेटर। मेरे प्यारे बच्चों, पेज सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो सॉलिड की स्ट्रेंथ है, कहां पर वीकनेस है, वो सारी प्रॉपर्टीज की हम लोग आज बात करेंगे। राइट, सो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। ये एक डिटेल्ड 1 शॉट लेक्चर का सेशन है, ठीक है, जिसमें हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर को एकदम डेप्थ में, एकदम डिटेल में मेरे प्यारे बच्चों कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि सर डीफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, व्हाट इज डीफॉर्मिंग फोर्स। देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो भी एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लगाते हैं, वो एक्सटर्नल फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट के शेप साइज को चेंज करने की कोशिश करता है। इस तरह के फोर्स को बेटा डीफॉर्मिंग फोर्स कहा जाता है। जैसे अगर मान लो एक रॉड कंसीडर कर लिया जाए, इस रॉड पर अगर हम लोग कोई एक फोर्स लगा दें जो कि इसकी लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करे, तो वो फोर्स कुछ इस तरीके का फोर्स होगा। ठीक है, बाहर की तरफ ऐसे फोर्सेस हम लोग लगा दें, तो ये जो फोर्सेस हैं जो कि उसकी लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, इस तरह के फोर्स को बेटा टेंसाइल फोर्स कहा जाता है। जबकि अगर इस पर हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरीके का फोर्स अप्लाई कर दें, तो ये हमारा कंप्रेसिव फोर्स कहलाता है। राइट, ये हमारा कंप्रेसिव फोर्स कहलाता है। तो फोर्सेस जो है, यानी कि जो डीफॉर्मिंग फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं, जो बाहर से अप्लाई किया जाता है ऑब्जेक्ट पर, ये लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये लेंथ को कम करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह के फोर्सेस को बेटा डीफॉर्मिंग फोर्सेस कहा जाता है। इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी विच इज नाइदर फ्री टू मूव nor free to rotate, the molecules of the body are forced to undergo a change in their relative positions. As a result, body may undergo a change in length, volume or shape. A force which changes size or shape of the body is called deforming force. कोई भी ऐसा फोर्स जो बॉडी के शेप साइज को चेंज करने की कोशिश कर रहा हो, ऐसे फोर्सेस को बेटा डीफॉर्मिंग फोर्स कहा जाता है। राइट, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगला है प्रॉपर्टी जिसका नाम है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? सोचो, जैसे किसी ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट डीफॉर्म हुआ, जैसे ही हमने फोर्स हटाया, ऑब्जेक्ट वापस अपने शेप साइज में लौट करके आ गया। ये वापस शेप साइज में आने की जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को बेटा इलास्टिसिटी का नाम दिया जाता है। राइट, सो इफ अ बॉडी regains its original size and shape after the removal of deforming force, डिफॉर्मिंग फोर्स के हटाने के बाद अगर बॉडी अपने शेप साइज में वापस आ जाती है, इट इज सेड टू बी इलास्टिक बॉडी एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। फॉर एग्जांपल, इफ वी स्ट्रेच अ रबर बैंड एंड रिलीज इट, इट स्नैप्स बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। है ना, जैसे किसी रबर बैंड को आप खींचते हो और छोड़ते हो, वापस अपने शेप साइज में लौट कर आ जाता है। इसी वापस आने की प्रॉपर्टी को ही मेरे प्यारे बच्चों इलास्टिसिटी कहा जाता है। ठीक है, इसी को इलास्टिसिटी नाम हम लोग देते हैं। अगला है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। क्या है परफेक्टली इलास्टिक? मतलब आपने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हुआ, जैसे छोड़ा वो एग्जैक्ट अपने शेप में वापस आ गया। अगर ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट अपने शेप में वापस आ गया है, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को परफेक्टली इलास्टिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इफ अ बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप साइज कंप्लीटली एंड इमीडिएटली, है ना, बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप साइज कंप्लीटली एंड इमीडिएटली, तुरंत, है ना, आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, इट इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। नियरेस्ट अप्रोच टू परफेक्टली इलास्टिक बॉडी इज क्वार्ट्ज फाइबर। ठीक है, तो क्वार्ट्ज फाइबर जो है, इसी को हम लोग नियरली परफेक्टली इलास्टिक बॉडी मान सकते हैं। अदरवाइज आपको भी पता है परफेक्शन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, कुछ ना कुछ कमी कहीं ना कहीं बेटा रह ही जाती है। अगला है भाई साहब प्लास्टिसिटी। क्या होता है सर? प्लास्टिसिटी जो है वो इलास्टिसिटी का जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी है। यानी आपने ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया,
अब वो ऑब्जेक्ट डिफॉर्म्ड ही है, वो वापस अपने शेप साइज में नहीं आ रहा है। इस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहा जाता है। तो पढ़िए, इफ अ बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर removal of the deforming force, it is said to be plastic body, and this property is called plasticity. For example, if we stretch a piece of chewing gum and release it, it does not regain its original size and shape. chewing gum को आप खींच दो भैया, खींचा ही रहेगा। कोई पुट्टी है ना, पुट्टी अगर आप बनते हुए कभी देखा हो आप लोगों ने, तो अगर पुट्टी में आपने एक शेप दे दिया तो वो वही शेप अडॉप्ट कर लेगा, अब वो वापस अपने ओरिजिनल शेप साइज में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग प्लास्टिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं और उनकी यही प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी कहलाती है। नेक्स्ट कंसेप्ट है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ऑब्वियस है भाई, इफ अ बॉडी डज नॉट शो एनी टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, बॉडी में वापस आने की, है ना, शेप साइज में वापस आने की कोई टेंडेंसी नहीं है, इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, इट इज सेड टू बी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। पुट्टी एंड पैराफिन वैक्स आर नियरली परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, तो पुट्टी और इस पैराफिन वैक्स को हम लोग जो है नियरली प्लास्टिक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा कंसेप्ट, यहां पर स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस का मतलब बेटा ये है कि हमने किसी ऑब्जेक्ट पर एक एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, वो ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, बट उसके बचाव में ऑब्जेक्ट भी इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करता है। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी इनर्शिया की वजह से अपने शेप साइज में किसी भी तरह का चेंज बेटा पसंद नहीं करता है। आप ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करने की कोशिश करोगे, लेकिन ऑब्जेक्ट अंदर ही अंदर उसको बचाने की कोशिश करेगा कि नहीं भाई मैं डिफॉर्म नहीं होऊंगा। ठीक है, तो यही जो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया है, इसी को हम लोग नाम देते हैं स्ट्रेस का। राइट, तो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस जो है वो अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया होता है। राइट, तो जरा पढ़ो, इफ अ बॉडी गेट्स डिफॉर्म्ड अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, देन एट ईच सेक्शन ऑफ द बॉडी एन इंटरनल फोर्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये जो इंटरनल फोर्स ऑफ रिएक्शन है, यही रेजिस्टिव फोर्स है। इट इज सेटअप विच टेंड्स टू रीस्टोर द बॉडी इनटू इट्स ओरिजिनल स्टेट। द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन of the deformed body is called stress. As the restoring force is equal and opposite to the applied external force, then we can write here stress is equal to the applied force divided by area. ठीक है, अब कहेंगे सर बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला तो सर प्रेशर का भी होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्रेशर के केस में जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर फोर्स होता है, वो थ्रस्ट होता है ना। परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया को हम लोग प्रेशर नाम देते हैं, बट स्ट्रेस थोड़ी अलग चीज है। स्ट्रेस का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो बेटा ये कोई हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर हम लोगों ने मान लो कोई फोर्स लगा रखा है इधर से, ये हमने कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है जो इसको डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट इससे बचने के लिए अंदर से भी एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ये जो फोर्स है वो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स कहलाता है। ये फोर्स जो है वो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है। यही रेजिस्टिव फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट, दिस इज नोन एज द स्ट्रेस। तो रेजिस्टिव फोर्स अपॉन एरिया को स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस की अगर हम लोग यूनिट्स की बात कर लें तो स्ट्रेस का यूनिट बेटा एकदम सिंपली जो है लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल भी कहा जाता है, या फिर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी इसका यूनिट हो सकता है। सर स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी है? स्ट्रेस बेटा स्केलर क्वांटिटी है। स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी होती है, राइट। इसके पास कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है। फोर्स के पास डायरेक्शन है, एरिया के पास भी डायरेक्शन है, लेकिन स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी है? स्ट्रेस बेटा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है भाई, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ना MLT-2, ये फोर्स का फॉर्मूला है। एरिया का फॉर्मूला होता है L2, तो बेटा ये बन जाएगा ML-1T-2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है स्ट्रेस का। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पर आते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द फोर्स,
स्ट्रेस के कई टाइप्स हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला स्ट्रेस है बेटा टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस मतलब ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है वो टेंसाइल फोर्स है, जो उसकी लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सो दैट टेंसाइल फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये अगर बेटा कोई रॉड है, इस रॉड पर हम लोगों ने फोर्स इधर लगाया, ठीक है, इधर की तरफ फोर्स लगाया, ये जो फोर्स है एक्सटर्नल डीफॉर्मिंग फोर्स है, ये ऑब्जेक्ट की लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सो दिस डीफॉर्मिंग फोर्स डिवाइडेड बाय दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इससे डिवीजन हम लोग करेंगे, राइट। तो यहां पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेस जो है दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन फोर्स कौन सा होगा बेटा, टेंसाइल फोर्स होगा, ये बात ध्यान रखना। तो इट इज द रीस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी व्हेन लेंथ ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द डीफॉर्मिंग फोर्स। डीफॉर्मिंग फोर्स की डायरेक्शन में अगर लेंथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तब जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स लगता है पर यूनिट एरिया जो है वो हमारा टेंसाइल स्ट्रेस कहलाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस को ही बेटा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी कहा जाता है, राइट। बाकी सारे यूनिट्स वही हैं जो स्ट्रेस के हैं, वही टेंसाइल स्ट्रेस के भी हैं। अगला है बेटा कंप्रेसिव स्ट्रेस, या इसी को कंप्रेशनल स्ट्रेस भी कहा जाता है। तो ये अगर कोई रॉड है, इस बार जो हम लोगों ने फोर्स लगाया, देखो ये फोर्स इसकी लेंथ को डिक्रीज करने का काम कर रहा है, ठीक है, ये फोर्स इसकी लेंथ को कम करने का काम कर रहा होगा। तो ऐसे फोर्स को बेटा हम लोग कंप्रेसिव फोर्स बोलते हैं। सो कंप्रेसिव फोर्स डिवाइडेड बाय दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट, compressive force divided by this cross sectional area A is known as compressional stress। तो compressional stress जो है वो हमारा force upon area होता है, but that force is a compressive force, right? So it is the restoring force set up per unit cross sectional area of the body when its length decreases under the deforming force। यानी deforming force लगने पर अगर ऑब्जेक्ट का लेंथ डिक्रीज हो रहा हो, यानी डीफॉर्मिंग फोर्स उसकी लेंथ को कम करने का काम कर रहे हो, तो ऐसे में कंप्रेशनल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस वहां पर होता है। नेक्स्ट है बेटा हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस का मतलब है इफ द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म फोर्स फ्रॉम ऑल साइड देन करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। यानी कि जैसे मान लो कोई बलून है, ठीक है, मान लीजिए कोई बलून है, इस तरीके का कोई बलून है। अब इस बलून में जब हम लोग एयर ब्लो करते हैं, तो जब एयर जाती है तो वो इधर से भी फोर्स लगा रही है, वो इधर से भी फोर्स लगा रही है, इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी लग रहा है, ऐसे यहां भी लग रहा है, यहां भी लग रहा है। हर डायरेक्शन में एयर जो है वो फोर्स अप्लाई कर रही है और ओवरऑल इसके वॉल्यूम को एक्सपैंड करने का काम कर रही है। तो इस तरह का जो स्ट्रेस होता है जिसमें फोर्स हर डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा हो, हर तरफ से अप्लाई हो रहा हो, उसको हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस जो है वो प्रेशर के बराबर होता है। हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है, स्ट्रेस जो है दैट इज इक्वल टू प्रेशर, यही प्रेशर के बराबर है। यानी कि प्रेशर जो है वो बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस होता है, क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया की बात की जाती है, राइट। तो ये बात ध्यान रखिएगा, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस जो है वही प्रेशर के बराबर होता है। तो यहां पर एयर जब आप भरते हैं तो उस एयर का जो प्रेशर होता है, एयर का जो प्रेशर होता है उसी को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस नाम देते हैं। अगला है टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल या शेयरिंग का मतलब बेटा ये होता है कि जैसे मान लो कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, और इस रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट पर हम लोगों ने जो फोर्स लगाया है दैट इज अलोंग दिस सरफेस, ठीक है। उसकी सरफेस के पैरेलल अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा हो तो ये वाला फोर्स डिवाइडेड बाय ये वाला जो सरफेस एरिया है उसको हम लोग शेयरिंग स्ट्रेस नाम देते हैं। तो शेयरिंग स्ट्रेस का मतलब हो गया शेयरिंग फोर्स। ये जो फोर्स है ये शेयरिंग फोर्स है, यानी कि ये टेंजेंशियल फोर्स है। तो शेयरिंग फोर्स यानी कि टेंजेंशियल फोर्स per unit surface area is known as tangential or shearing stress. So when deforming force acting tangentially to the surface of the body, बॉडी जो है ये इस तरीके की है, उसके सरफेस के पैरेलल जब फोर्स लग रहा हो इट प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। इस तरह का जो ऑब्जेक्ट है वो रेक्टेंगुलर
ऑब्जेक्ट, इस तरह का जो फोर्स होगा वो रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट को कुछ समय के बाद, अगर आप देखेंगे रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट को बेटा वो कुछ समय के बाद कन्वर्ट कर देगा पैरेललोग्राम में। सोचो ऐसे, जो रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट था उसको, उसकी लेयर को ही खिसका दिया इसने, और फाइनली जो रेक्टेंगल था वो अभी कैसा हो गया, पैरेललोग्राम के शेप का हो गया, यानी कि थीटा एंगल का डिफॉर्मेशन इसने यहां पर क्रिएट कर दिया। इस तरह का जो डिफॉर्मेशन है, इस तरह का जो फोर्स है, राइट, उसकी वजह से जो स्ट्रेस आता है वो टेंजेंशियल स्ट्रेस कहलाता है, राइट। तो शेयर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, शेयरिंग फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स अपॉन सरफेस एरिया, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास अब स्ट्रेन। देखो 4 टाइप के स्ट्रेस आपने पढ़ लिए, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इसी का नाम था, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस को ही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी कहा जाता है। और चौथा है हमारा शेयरिंग स्ट्रेस। तो यहां पे मैं इसका ये वाला नाम भी लिख दूं, इसी को आप बोलोगे दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। हाइड्रोस्टैटिक को ही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा, अब अगला कंसेप्ट है स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब ये हो गया आपने ऑब्जेक्ट पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है और ऑब्जेक्ट परमानेंटली डिफॉर्म हो गया, राइट। सो देयर विल बी सम चेंज इन द शेप और साइज। लेंथ में हो सकता है इंक्रीमेंट हो जाए, लेंथ में हो सकता है डिक्रीमेंट हो जाए, एरिया हो सकता है बढ़ जाए, वॉल्यूम हो सकता है बढ़ जाए, राइट। तो ऐसे केसेस में जो परमानेंट डिफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है वो है स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला है सिंपल, चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। अगर लेंथ की बात कर रहे हो तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अगर एरिया की बात कर रहे हो तो चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, वॉल्यूम की बात कर रहे हो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो बेटा पढ़ो, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी अंडरगोज अ चेंज इन इट्स शेप, बॉडी अंडरगोज अ change in its shape and size, the ratio of change in any dimension produced in the body to the original dimension is called strain. तो strain का मतलब ही हो गया change in shape upon original shape या change in dimension upon original dimension. Dimension का मतलब यहाँ पे length, area या volume से है, right? So as strain is a ratio of two like quantities, same तरह की quantities, जैसे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, मीटर मीटर कट गया, यानी कि इट हैज नो यूनिट एज वेल एज नो डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। इसका कोई यूनिट या कोई डायमेंशनल फॉर्मूला इसका नहीं होता है, देयर इज नो यूनिट एज वेल एज डायमेंशनल फॉर्मूला। ये स्ट्रेन है बेटा। अब स्ट्रेन के टाइप्स पे आ जाओ, जितने स्ट्रेस के टाइप बिल्कुल उसी तरीके से स्ट्रेन के भी टाइप है। अब जैसे यहां पर देखो टेंसाइल स्ट्रेन अब तुम्हें लिखना है, तो आप टेंसाइल स्ट्रेन पहली कैटेगरी बना लो और कंप्रेसिव स्ट्रेन दूसरी कैटेगरी बना लो, लेकिन उन्हीं को कंबाइंड फॉर्म में नाम दिया गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का सिंपल सा मतलब है कि जो भी खेल हो रहा है भैया लेंथ में होगा, यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बेटा इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का सिंपल मतलब है डेल्टा एल अपॉन एल। तो इट इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ व्हेन द बॉडी इज डिफॉर्म्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। तो इंक्रीज इन लेंथ भी हो सकता है, इवन डिक्रीज इन लेंथ भी हो सकता है अगर कंप्रेसिव स्ट्रेन की बात कर रहे हो तो। दूसरा है बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब सारा खेल किसमें होगा, वॉल्यूम में। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल्टा वी अपॉन वी, ये कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसी को हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेन भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट है शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन का मतलब यही था जो मैंने पीछे डायग्राम में आपको समझाया कि जो रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल को मैं ये शेप दे दे रहा हूं, उस रेक्टेंगल को मैं ये वाला शेप दे दे रहा हूं, राइट। रेक्टेंगल को मैं ये वाला शेप दे दे रहा हूं। जो रेक्टेंगल था हमारा ए बी सी डी, उस रेक्टेंगल को अब हमने ये इस तरीके का टेंजेंशियल फोर्स लगाकर, शेयरिंग फोर्स लगा करके हमने उसको क्या किया है, थीटा एंगल घुमा दिया है, राइट। तो अब उसका नाम हो गया ए बी डी नहीं, ए बी ई एफ, राइट। यानी कि जो था हमारा रेक्टेंगल एबीसीडी पहले क्या था, रेक्टेंगल था बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, लेकिन फोर्स लगने के बाद, टेंजेंशियल फोर्स लगने के बाद अब वो कन्वर्ट हो गया है
पैरेललोग्राम ABEF में, राइट? यानी कि थीटा एंगल का परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया है, तो वही जो थीटा है वही थीटा शियर स्ट्रेन कहलाता है। वही थीटा मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? शियर स्ट्रेन कहलाता है। और ये एंगल थीटा बेटा इतना छोटा होता है कि उसी थीटा को हम लोग टैन थीटा भी लिख सकते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर एंगल बहुत छोटा है, ठीक है ना, इफ, अभी तक आपने मैथ्स में शायद लिमिट पढ़ लिया होगा, इफ लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो, लिमिट का मतलब होता है अगर ये एंगल थीटा बहुत ज्यादा छोटा हो, लगभग जीरो के बराबर हो, बेटा साइन थीटा को थीटा लिखा जाता है और उसी को टैन थीटा भी लिखा जाता है। यानी कि अगर एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा थीटा के बराबर है और वही टैन थीटा के भी बराबर है, यानी साइन थीटा ही थीटा है और टैन थीटा भी थीटा है। क्लियर है? इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि अगर एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा थीटा के बराबर है और टैन थीटा भी थीटा के ही बराबर होता है। तो बेटा क्योंकि ये एंगल थीटा बहुत छोटा है इसलिए उसको हम टैन थीटा या साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अब बताइए सर टैन थीटा क्या होता है? देखो टैन थीटा का मतलब क्या है कि अगर मैं देखूं कितना चेंज आ गया भाई, इतना चेंज आया, राइट? तो इस चेंज को हम लोग लिख सकते हैं, लेट अस सपोज दिस इज वी कैन राइट इट एज डेल्टा एल, को डेल्टा एल लिख सकते हैं हम लोग, राइट? ठीक है, और ये वाला जो लेंथ है इसको आप कुछ एल लिख लो, इसको आप एल लिख लो। तो स्ट्रेन जो यहां पर डेवलप हो गया दैट इज दिस डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, क्योंकि टैन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी डेल्टा एल अपॉन एल, कुछ इस तरीके से डेल्टा एल अपॉन एल ऐसे। लेकिन ध्यान रखना ये जो डेल्टा एल है ये क्या है? दिस इज नॉट इंक्रीज इन लेंथ, दिस इज दिस शिफ्ट। जो ऐसे था वो कितना खिसक गया, ऐसे खिसक गया ना, कितना खिसक गया? तो डेल्टा एल खिसक गया है। सो इट इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, ये दोनों पैरेलल प्लेन्स के बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स, राइट है? ठीक है भाई, ये शियर स्ट्रेन कहलाता है और शियर स्ट्रेन थीटा के बराबर है, राइट? नेक्स्ट है इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट क्या होता है सर? इलास्टिक लिमिट का मतलब देखो जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पर आपने जैसे फोर्स लगाया, रबर बैंड ले लो यार, रबर बैंड पे आपने फोर्स लगाया, खिंच गया, जैसे ही फोर्स हटाया वापस अपने शेप में आया। थोड़ा सा और फोर्स लगाओ, थोड़ा और खिंचेगा, छोड़ो वापस आएगा, थोड़ा सा और फोर्स लगाओ, ठीक है, अब खिंच गया और ज्यादा खिंच गया, अब छोड़ो वापस तो आएगा लेकिन अब उसका लेंथ पहले से थोड़ा सा बड़ा हो गया है। जैसे किसी भी रबर बैंड को आप बार बार यूज करोगे, कुछ समय के बाद उसका लेंथ में इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो आखिर सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ बेटा कि इलास्टिक लिमिट का मतलब वो एक्सट्रीम एक्सटेंशन जिसके बाद जब छोड़ोगे तो वापस ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट अपने शेप में आ जाए, वो मैक्सिमम एक्सटेंशन जिसके आने के बाद भी जब फोर्स हटाया जाए तो वापस ऑब्जेक्ट अपने शेप साइज में आ जाए, उसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक लिमिट, right? So if a small load is suspended from wire, its length increases. When the load is removed, the wire regains its original length. But if a sufficiently large force is suspended from the wire, it is found that wire does not regain its original length after the load is removed. यानी और ज्यादा खींचने के बाद, ठीक है, लोड हटा दिया हमने एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया, लेकिन अब जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जैक्ट शेप में वापस नहीं गया है। द मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन विच द बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। वो मैक्सिमम स्ट्रेस जिसके अप्लाई होने के बाद ऑब्जेक्ट वापस अपने शेप साइज में चला जाता है, राइट, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? दैट इज इलास्टिक लिमिट। इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्सीड्स दिस लिमिट, द बॉडी एक्वायर्स अ परमानेंट सेट और वी कैन से परमानेंट डिफॉर्मेशन एंड इज सेट टू बी ओवर स्ट्रेन्ड। ठीक है, अगर इससे भी ज्यादा, मतलब इस स्ट्रेस से भी ज्यादा, इलास्टिक लिमिट का मतलब एक हिसाब से समझो दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस आफ्टर विच द ऑब्जेक्ट विल हैव परमानेंट डिफॉर्मेशन। This is the maximum stress after which object will
ऑब्जेक्ट विल हैव permanent object will have permanent deformation, ठीक है ना। ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जिसके बाद ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो ही जाएगा, राइट। चलो अगला जो है बेटा दैट इज हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ कहता है बेटा अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि जब तक वो इलास्टिक लिमिट, वो मैक्सिमम स्ट्रेस पार नहीं हो गया तब तक की बात हो रही है। पार हो जाने के बाद हुक्स लॉ अप्लाई नहीं होता है। हुक्स लॉ सिर्फ तब तक अप्लाई है जब तक आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हुआ, जैसे ही फोर्स हटाया ऑब्जेक्ट वापस अपनी एग्जैक्ट शेप में आ जाए, तब हुक्स लॉ वैलिड होता है। सो अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द स्ट्रेस, अप्लाइड स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा स्ट्रेस भी उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। भाई स्ट्रेन किस बात का है? जो लेंथ में इंक्रीमेंट आप कर रहे हो। स्ट्रेस किस बात का है? कि हम लेंथ इंक्रीमेंट होना नहीं चाहते, ठीक है, हम उसको बचाना चाहते हैं, इसी चीज का स्ट्रेस है बेटा। तो यहां पर पढ़ो विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट यहां पर कहलाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यही कांस्टेंट कहलाता है बेटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दिस कांस्टेंट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। इसी को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इसी को कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी एंड द मैनर इन विच इट इज डिफॉर्म, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है और किस तरह से ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। आई होप यार आपको ये बात हुक्स लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। भाई स्ट्रेस बराबर ई टाइम्स स्ट्रेन था, है ना। तो ई क्या हुआ? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कांस्टेंट है उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, यानी कि स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो है वो ई के बराबर है। तो बेटा इसी को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप बोल रहे हो, तो आप यहां सिंपली लिख सकते हो कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ये लिखना मत भूलना वरना मार्क्स यहां पर आपके कट हो जाएंगे। सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट, राइट। It is the ratio of stress to the strain within the limit of elasticity। SI यूनिट जो इसकी होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और स्ट्रेन जो है इट हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें भैया तो जो स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला है वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होता है, यानी कि ml-1 t-2। नेक्स्ट है बेटा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आपके स्कूल में आपकी क्लास में पढ़ाया गया है तो इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। वैसे भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है बेटा? वाई एक्सिस पर हम लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पर हम लोग स्ट्रेन ले रहे हैं और इन्हीं दो चीजों के बीच का ग्राफ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, राइट। ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, एज इट इज गिवन है, ठीक है। एज इट इज वही हम लोग को पढ़ना है और बहुत अच्छा बहुत प्यारा एक्सप्लेनेशन वहां पर गिवन है, वही मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रहा हूं। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, राइट। तो हम लोगों ने एक्स एक्सिस पर क्या ले रखा है? पहली बात स्ट्रेन, और वाई एक्सिस पर हम लोगों ने क्या ले रखा है? स्ट्रेस। स्ट्रेस को बेटा आपके एनसीईआरटी में सिग्मा से डिनोट किया गया है। स्ट्रेस को किससे डिनोट कर दिया गया? सिग्मा से। ये इसका सिंबल हो गया। तो सिग्मा यहां पर जो है वो स्ट्रेस को डिनोट कर रहा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और स्ट्रेन हो रहा। अब देखो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ पहले O से लेकर A तक आया है। O से लेकर A तक ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, आपको भी दिख रहा होगा। और O से A स्ट्रेट लाइन होने का मतलब इस रीजन में जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन दिस रीजन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है ना। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाया, कांस्टेंट आया, तो ये y बराबर mx टाइप का हुआ, या स्ट्रेस जो है प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो वो E टाइम्स स्ट्रेन होगा।
ई क्या था? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो दिस इज कंपेरेबल विद y इज इक्वल टू m इंटू एक्स। y एक्सिस पर देखो स्ट्रेस है और x एक्सिस पर क्या है? स्ट्रेन है। तो ये y बराबर mx टाइप का है, यानी कि इट इज अ इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी इस रीजन में हुक्स लॉ हमारा वैलिड है। यहां पे मैं लिख रहा हूं हुक्स लॉ इज वैलिड, हुक्स लॉ इज वैलिड। हुक्स लॉ यहां पर फॉलो हो रहा है जब हम लोग ओ से ए की बात करते हैं, राइट? पढ़ो जरा। From the graph we can see that in the region between O to A the curve is linear. In this region Hooke's law is obeyed. The body regains its original dimension when the applied force is removed. In this region solid behaves as an elastic body. यहां O से A वाले इस रीजन में जब तक फोर्स लगाओगे ऑब्जेक्ट डिफॉर्म्ड रहेगा, फोर्स हटाओगे ऑब्जेक्ट वापस अपने एग्जैक्ट शेप साइज में लौट आएगा, यानी हुक्स लॉ यहां पर वैलिड है, राइट? इन द रीजन फ्रॉम A टू B, ए से बी वाले रीजन में देखो ग्राफ थोड़ा सा कर्व्ड हो गया, कर्व्ड हो गया, ग्राफ कर्व्ड हो गया। कर्व्ड होने का मतलब अब स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है, यानी कि इस ए से बी वाले रीजन में बेटा हमारा हुक्स लॉ वैलिड नहीं है, लेकिन ए से बी वाले रीजन तक, ठीक है, हम लोग ये मानते हैं कि अगर आपने फोर्स लगाया है ऑब्जेक्ट डिफॉर्म होगा, जैसे ही फोर्स हटाओगे ऑब्जेक्ट वापस अपने शेप में आ जाएगा, यानी देयर इज नो परमानेंट डिफॉर्मेशन अंटिल बी तक कोई डिफॉर्मेशन नहीं होने वाला है अगर एक्सटर्नल फोर्स हटाया गया तो, ठीक है। ए वाला जो पॉइंट है, क्योंकि यहां तक स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, इसलिए ए पॉइंट का नाम होता है प्रोपोर्शनल लिमिट। बी पॉइंट के बाद अब अगर आप स्ट्रेस लगाओगे तो कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, कुछ ना कुछ परमानेंट स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा, इसलिए बी पॉइंट का नाम होता है यील्ड पॉइंट। कि बी से पहले कोई यील्डिंग नहीं है, कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बी के बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन भाई साहब हो जाएगा, राइट? तो जरा पढ़ो, इन द रीजन फ्रॉम ए टू बी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल, नेवरदलेस द बॉडी स्टिल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन द लोड इज रिमूव्ड। द पॉइंट बी इन द कर्व इज नोन एज यील्ड पॉइंट, ऑल्सो नोन एज इलास्टिक लिमिट, ठीक है। इसी को यील्ड पॉइंट बोलते हैं, इसी को इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। ये परफेक्टली इलास्टिक लिमिट है और यहां पर इलास्टिक लिमिट है, डिफरेंस समझना, राइट? एंड द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज नोन एज यील्ड स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो स्ट्रेस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस का मतलब भैया इसके बाद अगर इससे ज्यादा स्ट्रेस आपने बढ़ाया है तो फिर अब परमानेंट डिफॉर्मेशन के लिए भाई साहब तैयार रहो, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन अब यहां पर हो ही जाएगा, राइट? नेक्स्ट देखो, इफ द लोड इज इंक्रीज्ड फर्दर द स्ट्रेस डेवलप्ड एक्सीड्स द यील्ड स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेन इंक्रीजेस रैपिडली इवन आफ्टर द स्मॉल चेंज इन स्ट्रेस। कहने का मतलब अब ये आगे की बात कर रहे हैं, बी से लेकर सी होते हुए डी तक की बात कर रहे हैं कि इस रीजन में अगर आप बहुत ध्यान से मेरी बात समझ रहे हैं तो इस वाले रीजन में बेटा जरा ध्यान से देखो, स्ट्रेन इतना ज्यादा होगा, स्ट्रेस इतना सा है, यानी कि स्ट्रेस के कंपैरिजन में स्ट्रेन की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो इन दिस रीजन स्ट्रेस इज लेस देन स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेन काफी ज्यादा डेवलप होगा थोड़े से स्ट्रेस में। स्ट्रेस भले कम हो लेकिन स्ट्रेन जो है वो इस रीजन में बहुत ज्यादा डेवलप होगा, यानी कि छोटे से स्ट्रेस में भी स्ट्रेन बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा इस वाले रीजन में, ठीक है। ये प्लास्टिक वाला रीजन कहलाता है। फिलहाल पढ़िए, व्हेन द लोड इज रिमूव्ड से एट एनी पॉइंट सी वाले पॉइंट पर क्या हो गया, देखो अब क्योंकि बी के बाद है, यील्ड पॉइंट के बाद है, अब अगर आप फोर्स हटा भी देंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स आप रिमूव भी कर देंगे, तो भी ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट अपने शेप में नहीं आएगा, वो वापस आएगा लेकिन कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन के साथ आएगा। यानी ये वो सिचुएशन हो गई सी वाली कि हमने रबर बैंड को खींचा, थोड़ा वापस तो आया लेकिन एग्जैक्ट अपने शेप में नहीं आया, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो चुका है। उस थोड़े से डिफॉर्मेशन को, जो कि लेस देन 1% होता है, कुछ बुक्स में लेस देन 3%, 4%, 5% भी लिखा मिल सकता है आपको, उसको परमानेंट सेट बोलते हैं या इसी को परमानेंट डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं, राइट? यानी कुछ ना कुछ परमानेंट चेंज इन शेप हो चुका होगा सी वाले पॉइंट के बाद, तो होना ही है ना। अब डी वाले पॉइंट की तरफ बढ़ो,
तो लिखा है when the load is removed say at the point C between B and D the body does not regain its original dimension. In this case even when the stress is zero the strain is not zero. यानी कि इस रीजन में स्ट्रेस एकदम जीरो भी कर दोगे तो भी स्ट्रेन जीरो नहीं होगा. द मटेरियल इज सेट टू हैव परमानेंट सेट. द डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. इस परमानेंट सेट का मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन है, इसी को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी कहा जाता है. द पॉइंट डी ऑन द ग्राफ इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल. जो डी वाला जो पॉइंट है, ध्यान से देखो ग्राफ में, जो सबसे ऊपर का पॉइंट है ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ultimate is tensile strength of the material. Beyond this point additional strain is produced even by the reduced applied force and fracture occur at the point E. यानी कि ये जो D है ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जितना बॉडी झेल सकती है. मतलब डी वाले पॉइंट पर देखो स्ट्रेस और बढ़ गया है ना, ये मैक्सिमम स्ट्रेस है. दिस इज मैक्सिमम स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस. इससे ज्यादा स्ट्रेस अब बॉडी नहीं झेल पाएगी. अगर आपने इससे भी ज्यादा स्ट्रेस लगाने की कोशिश किया है तो अब आप देखो इसके बाद क्या है. इसके बाद ऑब्जेक्ट जो है ना, मतलब सॉलिड ऑब्जेक्ट था लेकिन वो अब लिक्विड की तरफ फ्लो करना शुरू कर देता है. जैसे लोहे को जब खींचो 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 खींचो, जब बहुत ज्यादा खींच जाता है ना तो तब एकदम एकदम लास्ट में जब ये वाले कंडीशन पार हो जाती है तो अब अगर आप स्ट्रेन देखेंगे तो स्ट्रेन बहुत तेजी से बढ़ रहा है. स्ट्रेन में इंक्रीमेंट है, हालांकि स्ट्रेस घट रहा है. मतलब अब तुम स्ट्रेस घटाने भी लगोगे ना तो भी स्ट्रेन बढ़ेगा. यानी कि अब ऑब्जेक्ट में स्ट्रेस का कोई मतलब नहीं है, अब वो फ्रैक्चर होना तय है, अब वो लिक्विड की तरह बह जाएगा. ठीक है, और ई वाले पॉइंट पर बेटा फ्रैक्चर हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाएगा, टूट जाएगा. राइट है. तो ये ग्राफ है, बहुत ही प्यारा ग्राफ है. एक एक पॉइंट मैंने आपको इसका एक्सप्लेन किया है. इफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड फ्रैक्चर पॉइंट डी एंड ई आर क्लोज, अगर वो जो डी और ई वाले दोनों पॉइंट्स अगर बहुत ज्यादा क्लोज हैं तो ऑब्जेक्ट ब्रिटल होता है. इफ दे आर फार अपार्ट, अगर वो डी और ई बहुत दूर हैं, मटेरियल इज सेड टू बी डक्टाइल. ठीक है, तो कभी भी आपसे अगर बेटा ये बोला जाए कि ब्रिटल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाओ तो आपको क्या करना है, आपको ये डी और ई को बहुत पास कर देना है कि तुरंत फ्रैक्चर हो जाएगा, मैक्सिमम स्ट्रेस पर ही फ्रैक्चर हो जाएगा. लेकिन अगर आपसे बोले नहीं डक्टाइल के लिए बनाओ तो डक्टाइल के केस में क्या होगा, ये डी और ई वाला जो रीजन है वो काफी बड़ा होगा, डी और ई जो है वो काफी दूर होंगे. राइट. नेक्स्ट बेटा आपकी एनसीईआरटी में एक पॉइंट और गिवन था, दैट इज दिस. एक ग्राफ और गिवन है, देखो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का ही ग्राफ है, लेकिन ये ग्राफ थोड़ा कर्व्ड है और ये हुक्स लॉ को फॉलो एक बार भी नहीं कर रहा. ये हुक्स लॉ को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा है. किस तरह के ऑब्जेक्ट्स के लिए ये ग्राफ है उसको चेक करो. दिस फिगर शोज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द इलास्टिक टिश्यू. ठीक है, इलास्टिक टिश्यू ऑफ ऑर्टा प्रेजेंट इन हार्ट. हम लोग के जो हार्ट है, हार्ट के अंदर कोई टिश्यू होता होगा. आप में से बायोलॉजी वाले बच्चे हमसे ज्यादा ज्ञानी है बायो में, है ना, तो वो लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे. कमेंट करके भाई जरूर बताना आखिर ये एओर्टा जो भी लिखा है ये क्या होता है. राइट. फिलहाल ये इलास्टिक टिश्यूज की बात है और इतना पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये हार्ट के अंदर की बात है, यानी दिल का मामला है दिलबर. तो दिल के बात हो रही है, हमारे हार्ट के अंदर कोई ऐसा टिश्यू होता होगा, उस टिश्यू के लिए ये ग्राफ बनाया जा रहा है. देखो किसी भी मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तो हम बना ही सकते हैं. तो उस टिश्यू के लिए जब देखा गया तो नोट दैट ऑल्दो इलास्टिक रीजन इज वेरी लार्ज द मटेरियल डज नॉट ओबे हुक्स लॉ ओवर मोस्ट ऑफ द रीजन. यानी कि इलास्टिक वाला रीजन अच्छा खासा लार्ज है लेकिन उसके बाद भी वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है. सेकेंडली देयर इज नो वेल डिफाइंड प्लास्टिक रीजन. यहां पर कोई भी वेल डिफाइंड प्लास्टिक रीजन नहीं है. सब्सटेंसेस लाइक टिश्यू ऑफ ऑर्टा दैट इज रबर, मतलब रबर भी इसी एग्जांपल में ले सकते हैं, रबर हो गया या टिश्यू ऑफ ऑर्टा हो गया, विच कैन बी स्ट्रेच्ड टू कॉज लार्ज स्ट्रेन्स आर कॉल्ड इलास्टोमर्स. मतलब ये बेसिकली किसी ऐसे मटेरियल के लिए हो गया जिसको हम बहुत ज्यादा खींच सकते हैं, मतलब स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा. राइट, बहुत ज्यादा स्ट्रेन हम डेवलप कर सकते हैं. ऐसे मटेरियल्स को बेटा इलास्टोमर्स कहा जाता है. राइट. फिर अगला है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. देखो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत अच्छे से उसको रिवाइज कर लो. ग्राफ 5 बार 10 बार बना के देख लो, सेम वैसा ही बनाना है और जो भी उसमें नेमिंग थी वो सारी नेमिंग एज इट इज आपको करनी है. राइट. फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. देखो करस्पॉन्डिंग टू 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन वी हैव 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो.
है ना। देखो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में ही टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस दोनों मान लिए जाते हैं, राइट है। तो 3 स्ट्रेस हो गए, 3 स्ट्रेन हो गए, तो उसके करस्पॉन्डिंग 3 तरह का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हो गया, ठीक है। सबसे पहला था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो होता है दैट इज नोन एज यंग्स मॉडुलस, ठीक। फिर अगला है बल्क मॉडुलस, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, उसको के से डिनोट करते हैं, इसको वाई से करते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस जो होता है उसको ईटा से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप सबने पढ़ रखा है भैया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर हम लोग उन्हीं के रेशियो को पढ़ रहे हैं। तो यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब आइए बात करते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। तो ये देखो कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक रॉड है जिसका लेंथ L है, उस पर हमने एक F फोर्स लगाया है, और इस फोर्स को लगाकर हम इसकी लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी टेंसाइल फोर्स है, और हमने लेंथ में इंक्रीमेंट भी कर दिया है जो कि डेल्टा L के बराबर है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑब्जेक्ट का A के बराबर है। अब यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा लॉन्गिट्यूडिनल, देखो यहां पर आपसे कहें कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कितना है, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का मतलब सिंपल हो गया, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया ए, है ना, F बाई ए। मैं आपसे कहूं भाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना है, देखिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अगर आपसे पूछा जाए तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का मतलब हो गया डेल्टा L अपॉन L, यानी चेंज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी डेल्टा L बाई L। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर यंग्स मॉडुलस डिफाइन किया जाता है कि भैया यंग्स मॉडुलस जो है, यंग्स मॉडुलस Y इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यानी कि F अपॉन ए डिवाइडेड बाई डेल्टा L अपॉन L। बेटा ये यंग्स मॉडुलस का बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। और इसी को थोड़ा सा रीअरेंज आप करेंगे तो बन जाएगा FL अपॉन ए डेल्टा L, राइट। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बन गया FL अपॉन ए डेल्टा L। F क्या है अप्लाइड फोर्स, L क्या है लेंथ ऑफ द रॉड, A क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड, डेल्टा L क्या है इंक्रीज इन लेंथ या चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड, राइट। यहां से हम लोग यंग्स मॉडुलस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जरा पढ़ो यंग्स मॉडुलस क्या होता है। विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर। देखो मेटल्स हैव लार्जर वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस देन अलॉयज एंड इलास्टोमर्स। मेटल्स के लिए यंग्स मॉडुलस जो है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अलॉयज एंड इलास्टोमर्स। अ मटेरियल विद लार्ज वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस रिक्वायर्स लार्ज फोर्स टू प्रोड्यूस स्मॉल चेंज इन इट्स लेंथ, ठीक है। कह रहे जिस ऑब्जेक्ट के लिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा होगी उस ऑब्जेक्ट को खींचने में आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जरा से इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ के लिए फोर्स बहुत हाई अप्लाई करना पड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग जो है यहां पर डिफाइन कर रहे हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए आप लार्ज यंग्स मॉडुलस होना चाहिए, ठीक है। मतलब हार्ड ऑब्जेक्ट के हिसाब से देख लो, रिजिड टाइप का ऑब्जेक्ट इसको आप मान सकते हो। अब यहां पर देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हम लोग से कह रहे हैं अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 2.5 मीटर, डेंसिटी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वेज 50 ग्राम, यानी इसका जो मास है वो 50 ग्राम के बराबर है। when stretched by a force of 10 किलोग्राम फोर्स the length increases by 2 mm, यानी कि डेल्टा L जो है वो 2 mm के बराबर है। कैलकुलेट यंग्स मॉडुलस फॉर द स्टील, यंग्स मॉडुलस निकालना है। तो भाई साहब यंग्स मॉडुलस होता है ना क्या भाई, फोर्स अपॉन एरिया यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन डेल्टा L बाई L। तो ये बन जाएगा बेटा FL अपॉन ए डेल्टा L, दैट इज यंग्स मॉडुलस। भैया फोर्स की वैल्यू हमें पता है 10 किलोग्राम फोर्स। बेटा देखो किलोग्राम फोर्स का मतलब क्या है समझ लो, 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर अर्थ जो फोर्स अप्लाई करे उसको 1 किलोग्राम फोर्स बोलते हैं। तो 1 केजी के ऑब्जेक्ट पर अर्थ जो फोर्स अप्लाई करती है दैट इज 9.8 न्यूटन। तो भाई साहब 10 में अगर आप 9.8 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये फोर्स आ जाएगा। लेंथ कितना है भैया 2.5 मीटर के बराबर, है ना। एरिया कितना है, एरिया कितना है हमें नहीं पता,
राइट। इंक्रीज इन लेंथ कितना है 2 mm के बराबर, यानी 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब यार एरिया मिल जाता तो काम चल जाता। एरिया कैसे आएगा? डेंसिटी से। डेंसिटी क्या होता है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? एरिया इंटू लेंथ। तो यहां से आप एरिया निकाल सकते हैं, दैट इज मास अपॉन डेंसिटी इंटू लेंथ, राइट। तो देखो भाई, वैल्यू सीधे सीधे उठा के रख देते हैं हम लोग यहीं पे, है ना। देखिएगा 10 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे भैया 98 बन जाएगा। 98 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया क्या है? मास अपॉन डेंसिटी इंटू लेंथ। तो मास कितना है? 50 ग्राम। 50 ग्राम में 10⁻³ से आप करोगे तो किलोग्राम में आएगा। डिवाइडेड बाई डेंसिटी कितना है? 8। अब देखो 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग इसको, अगर मैं इसको देखो MKS में कन्वर्ट करूं, SI में कन्वर्ट करूं तो थोड़ा ज्यादा बवाल लिख रहा है। TGS में करते हैं, फिर बाद में कन्वर्ट कर लेंगे यार। देखो मास है 50 ग्राम में, ठीक। डेंसिटी कितनी है? 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो सीधे सीधे रखेंगे। लेंथ जो था वो 2.5 मीटर था, इसको तुम कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में। तो 2.5 में 100 का हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। तो ये हमारा मीटर में हो जाएगा। अब ये काटेंगे 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू दिखाई पड़ रही है। एरिया जो है दैट इज 1 अपॉन ये बन जाएगा 16 इंटू 2.5, ठीक है। तो ये मुझे लगता है 40 हो जाएगा। ये 32 और 8 40, हाँ। तो ये 1/40 हो गया बेटा। एरिया बन जाएगा 1/40 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, राइट। इसको कन्वर्ट कर लो तुम मीटर स्क्वायर में। तो 1/40 जो है सेंटीमीटर में है, 10⁻⁻4 से हम मल्टीप्लाई इसमें और कर लेंगे तो ये हमारा मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। इंटू 2 इंटू 10⁻³ के बराबर। अब देखिए क्या आएगा। 2 इसको बेटा कैंसिल करेगा, 20 आएगा, ये 20 जाएगा ऊपर, तो बनेगा 98 इंटू 20 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻4 -3 है बेटा, ये 10⁻7 हो जाएगा, वो भी प्लस का, है ना। अब बस केवल मल्टीप्लाई करना है भैया, ये हथियार निकालना जरूरी है। आइए कैलकुलेटर से करते हैं इसको। ये बनेगा 98 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 2.5। तो ये वैल्यू आ गई है 4900 इंटू 10⁻7 के बराबर, ठीक है, इतना। अब इसको भी थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ यार, तो ये बनेगा 4.9 इंटू 10⁻। देखो बेटा 1000 से डिवाइड किया मैंने, तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 10⁻10। अब बात आई सर यूनिट क्या होगा, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों यंग्स मॉडुलस की निकल कर आ जाएगी, ठीक है। ये यंग्स मॉडुलस की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। देखो कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, आसान है बट कैलकुलेटिव है, पूरा करके मैंने आपको दिखा दिया है, फटाफट नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन बेटा हम लोग से पूछा जा रहा है, अ स्ट्रक्चरल रील स्टील रॉड हैज अ रेडियस ऑफ 10 mm। इसका जो रेडियस है वो 10 mm के बराबर है, एंड अ लेंथ ऑफ 1 मीटर। 100 किलो न्यूटन फोर्स F स्ट्रेचेज इट अलॉन्ग इट्स लेंथ। फोर्स की वैल्यू है बेटा 100 किलो न्यूटन। कैलकुलेट स्ट्रेस, इलोंगेशन एंड स्ट्रेन इन द रॉड, यानी कि स्ट्रेस भी चाहिए, इलोंगेशन भी चाहिए, स्ट्रेन भी चाहिए, सारी चीज कैलकुलेट करनी है। गिवन दैट यंग्स मॉडुलस इज दिस, है ना, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू अपने को पता है। चलो सबसे पहली बात यह है कि भैया यंग्स मॉडुलस जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाई डेल्टा एल अपॉन एल होता है, ठीक है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं FL अपॉन A डेल्टा L, राइट। तो बेटा एक चीज समझो, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या क्या चीजें पता है। हम लोग को सबसे पहले तो स्ट्रेस पता है। कैसे स्ट्रेस पता है? देखो अगर आपको रेडियस पता है ना 10 mm, तो इस 10 में अगर मैं 10⁻³ का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मीटर में आ जाएगा, यानी कि ये 10⁻² मीटर हो गया। पहली बात ये इसका रेडियस है। अगर रेडियस पता है बेटा तो एरिया पता है πr², राइट। और अगर फोर्स पता है, एरिया पता है, तो हमें स्ट्रेस भी पता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं स्ट्रेस। इसको हटाते हैं, पहले स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमको स्ट्रेस ही पूछा जा रहा है।
स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हो गया F डिवाइडेड बाई एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। तो बेटा फोर्स है देखो 100 किलो न्यूटन यानी 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई पाई, और रेडियस है हमारे पास 10 की पावर -2 उसका भी स्क्वायर है। ये बन जाएगा 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 10 की पावर -4, ये जाएगा ऊपर, ठीक है, 1 अपॉन पाई, मतलब 3.14 का रेसिप्रोकल। वो 1 अपॉन पाई की वैल्यू आएगी 0.318 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा बेटा 9 बन जाएगा। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म मिलाते हैं, 3.18 यानी 10 का मैंने मल्टीप्लाई किया तो मैं 10 का डिवाइड करूंगा तो 10 की पावर 8 बन जाएगा। इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतने का बेटा स्ट्रेस हो गया, ये हमारे पास स्ट्रेस हो गया, राइट। अब सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग से इलोंगेशन पूछ रहे हैं, तो उसके लिए यंग्स मॉडुलस का यूज होगा भैया, दैट इज F अपॉन A डिवाइडेड बाई डेल्टा L अपॉन L। तो ये बन जाएगा FL अपॉन A डेल्टा L। बेटा डेल्टा L यानी इलोंगेशन की वैल्यू हो जाएगी FL अपॉन A Y। तो सबसे पहली बात ये है, स्ट्रेस हम लोग को पता है, तो एक काम यहां पे और करते हैं हम लोग, ऐसे लिखने की बजाय क्यों ना हम इसको इस तरीके से लिखें, इसको हम इस तरीके से लिखें यंग्स मॉडुलस को, वी कैन राइट हियर इट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस की वैल्यू बेटा हम सीधे ही निकाल चुके हैं ना भाई, इसको आप सीधे सीधे लिखो, स्ट्रेस जो है वो 3.18 इंटू 10 की पावर 8 के बराबर है स्ट्रेस, डिवाइडेड बाई स्ट्रेन जो है वो डेल्टा L अपॉन L, ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर के बराबर है, राइट। तो यहां से हम लोग बेटा डेल्टा L की वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू 3.18 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस, जो कि है 2 इंटू 10 की पावर 11। तो ये हमारा बनेगा 3.18 डिवाइडेड बाई 2, ये आया 1.59 इंटू 10 की पावर -3 मीटर के बराबर, या फिर हम कह सकते हैं 1.59 mm के बराबर। ये बेटा इसका इलोंगेशन निकल कर आ गया, इतना इलोंगेशन हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद हमसे कह रहे हैं स्ट्रेन कितना है भैया, ये भी बता दो, ये और आसान है। देखो अब स्ट्रेन भी निकालना है, सी पार्ट में स्ट्रेन। तो हम लोग देखो जानते हैं कि यंग्स मॉडुलस जो है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर है, राइट। तो आप यहां से स्ट्रेन सीधे सीधे निकाल सकते हो, स्ट्रेन जो होगा दैट विल बी स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, है ना, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो बेटा स्ट्रेस की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, दैट इज 3.18 इंटू 10 की पावर 8, और यंग्स मॉडुलस जो है वो 2 इंटू 10 की पावर 11 के बराबर हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली ये सेम चीज ही है। इसको आप सॉल्व करोगे तो वो 1.59 mm के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेन की वैल्यू वही आ रही है भाई साहब यहां पर, जो यंग्स मॉडुलस जो इंक्रीज इन लेंथ की है, राइट। इलोंगेशन की जो वैल्यू है वही स्ट्रेन की वैल्यू है, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ जो है बेटा वो 1 मीटर के बराबर था, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फटाफट नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रबर स्ट्रिंग 10 मीटर लॉन्ग। एक रबर की स्ट्रिंग है भैया जिसका लेंथ 10 मीटर है, इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट एट इट्स वन एंड, ठीक है। कैलकुलेट द एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग ड्यू टू इट्स ओन वेट, इसके अपने खुद के वेट की वजह से आपको बताना है। डेंसिटी ऑफ रबर हमें पता है, डेंसिटी बेटा पता है, दैट इज 1.5 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यंग्स मॉडुलस हमें रबर का पता है और जी की वैल्यू हमें पता है। अब देखो खेल क्या है यहां पे, ट्विस्ट क्या है। अगर बेटा मान लो यहां से हमने लटकाया और एक हमने, ये मान लो पतली सी रस्सी है, ये रस्सी हमने लटका रखा है, ठीक है, ये हमने रस्सी को लटका रखा है। सारा खेल तो ये है कि अगर रस्सी की लंबाई मान लो L है,
ठीक है। तो बेटा रस्सी का वेट कहां पर माना जाता है? रस्सी का जो वेट है वो तो उसके सेंटर ऑफ मास कह लो या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह लो, वहां माना जाता है। यानी वेट जो अप्लाई होगा वो mg पर अप्लाई होगा, मतलब सेंटर पर अप्लाई होगा इसके, है ना। वेट mg के बराबर है। यहां पर खेल ये है बेटा, ये जो mg वाला फोर्स है, ये जो mg वाला फोर्स जो कि सेंटर पे लग रहा है, आप मेरे को बताओ केवल इतने लेंथ में इंक्रीमेंट कराएगा या पूरे में इंक्रीमेंट कराएगा? अगर आप इस रस्सी को नीचे से खींचते तो वो पूरे रस्सी में इंक्रीमेंट होता। अगर मिडिल पॉइंट से आप खींच रहे हो तो इंक्रीमेंट भी केवल आधी रस्सी का होगा बेटा। यानी कि जो फॉर्मूले में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें लेना है वो हमें आधा लेना चाहिए, हाफ लेना चाहिए। बेटा यंग्स मॉडुलस क्या होता है भैया? फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाई डेल्टा एल अपॉन एल, राइट। क्या निकालना था हम लोग को? एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग, यानी डेल्टा एल निकालना है। तो ये बनेगा एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो बेटा डेल्टा एल की जो वैल्यू आएगी दैट इज एफ एल अपॉन ए वाई। अब मुद्दा है कि सर हमें एरिया नहीं पता, तो डेंसिटी पता है, सीधी बात है। डेंसिटी जो है वो क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, यानी एरिया इंटू लेंथ, है ना। तो यहां से एरिया आ जाएगा मास अपॉन डेंसिटी इंटू लेंथ, राइट। मास अपॉन डेंसिटी इंटू लेंथ। तो और रखो वैल्यू एफ एल। अच्छा फोर्स की वैल्यू भी रख देते हैं। फोर्स जो है यहां पर कितना है? mg के बराबर। भाई फोर्स कितने के बराबर है? mg के बराबर है, यानी रस्सी के वेट के बराबर। लेंथ हमें कितनी लेनी है? आधी लेंथ लेनी है, दैट इज l/2। एरिया जो है वो m अपॉन रो l के बराबर है एरिया, और यंग्स मॉडुलस। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा बेटा, तो ये बनेगा रो डी एल स्क्वायर अपॉन 2y के बराबर। चेक कर लो, रो जी एल स्क्वायर अपॉन 2y के बराबर, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल। ये समझ लो फॉर्मूला। अब केवल वैल्यूज रखनी है और सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। डेंसिटी कितनी है भैया? 1.5 इंटू 10 की पावर 3। जी की वैल्यू 10 के बराबर है। लेंथ कितना है भैया? 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर करोगे 100 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। यंग्स मॉडुलस जो है बेटा वो 5 इंटू 10 की पावर 6 है। देखो 5 इंटू 2 10 हुआ, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2 यानी 10 की पावर 5, ये इसको कैंसिल करेगा, फाइनली 10 बचेगा यानी कि 0.15। तो डेल्टा एल जो आएगा बेटा वो 0.15 मीटर के बराबर आ जाएगा, राइट। तो कितना इंक्रीमेंट होगा यहां पे भैया? 0.15 मीटर, यानी कि 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर ये इंक्रीमेंट यहां पर होने वाला है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ यूनिफॉर्म हैवी रॉड ऑफ वेट W। देखो ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस इस बार हमें समझ लो एक हिसाब से इसका डेरिवेशन करना है। हमसे कह रहे हैं यहां पर कि एक रॉड है जिसका वेट W है। अगर वेट W है तो ऑब्वियस है मिडिल पॉइंट पे लगेगा, मिडिल पॉइंट पर इसका वेट लगेगा, ठीक। क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड लेंथ L। क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा इसका A है और इसका जो लेंथ है वो L के बराबर है, ठीक है। It is hanging from a fixed support. Young's modulus of the material of the rod is y. Young's modulus y है. Neglecting the lateral contraction, find elongation produced in the rod. आपको elongation यहां पे निकालना है कि elongation की वैल्यू यहां पर क्या आने वाली है। बहुत ही प्यारा डेरिवेशन है ये, ठीक है। आ जाओ कैसे करेंगे। देखो यहां पर लेट अस सपोज, अब अगर आप पूरे रॉड की बात कर रहे हो बेटा, ठीक है, पूरे रॉड की जब बात कर रहे हो तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे रॉड का जो वेट है वो बढ़ रहा है। अगर केवल मैं इतनी रॉड की बात करूं तो उसका वेट कम होगा। जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे बेटा वेट लगातार बढ़ता जाएगा। जैसे टॉप पे पहुंचोगे तो टोटल पूरी रॉड का वेट हो गया, है ना। अब आप एक बात मेरी समझो, लेट अस कंसीडर एक ये एलिमेंट है जिसका ये लेंथ dx है, जो कि नीचे से x लेंथ पर हमने कंसीडर किया है। नीचे से x लेंथ पर dx लेंथ का एक एलिमेंट हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है, राइट।
इस dx लेंथ के एलिमेंट पर हमें देखना है कि इलोंगेशन कितना होगा, राइट। तो सबसे पहली बात यहां पे इलोंगेशन का फॉर्मूला आप सोचो क्या है भाई, यंग्स मॉडुलस जो है वो फोर्स FL अपॉन A डेल्टा L होता है। इलोंगेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा L बराबर FL अपॉन A इंटू वाई, है ना, फोर्स लेंथ अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। तो आइए अब यहां पे लिखते हैं इलोंगेशन इन एलिमेंट ऑफ लेंथ dx। ये जो dx लेंथ का एलिमेंट है इसमें कितना इलोंगेशन होगा, अगर ये मिल जाए तो हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल रॉड में कितना इलोंगेशन होगा ये मिल जाएगा। अब मुद्दा ये है कि सर dx लेंथ का ये जो एलिमेंट है, सॉरी dx लेंथ का ये जो एलिमेंट है आखिर इसमें सर इलोंगेशन होगा क्यों? बेटा dx लेंथ के इस एलिमेंट में जो इलोंगेशन होगा वो इलोंगेशन सोचो क्यों होगा, क्योंकि उसको इतने पोर्शन का वेट झेलना पड़ रहा है। ये जो इतना पोर्शन है, जो इस एलिमेंट के नीचे का जो पोर्शन है बेटा, उसका वेट नीचे लगेगा, वो उसको नीचे खींचेगा, है ना, तो वो इस dx लेंथ में इंक्रीमेंट का कारण है, राइट। तो आखिर ये जो इलोंगेशन है, इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या है भैया, फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। तो भैया फोर्स हमको निकालना पड़ेगा। फोर्स क्या है, फोर्स इतने लेंथ का वेट है। फोर्स क्या है, फोर्स को मैं लिख सकता हूं इट इज वेट ऑफ एक्स लेंथ ऑफ रॉड के एक्स लेंथ का जो वेट है वही फोर्स है हमारा, राइट। और L क्या है, L क्या है, लेंथ। तो लेंथ कितना था बेटा, dx, हम लोग dx मान लेंगे, डिवाइडेड बाई एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस, ठीक है, डिवाइडेड बाई एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। तो बेटा एरिया तो ठीक है, पूरे का एलिमेंट का एरिया भी ए ही है और यंग्स मॉडुलस को भी हम लोग सेम ही रखेंगे। अब मुद्दा ये कि सर वेट ऑफ द एक्स लेंथ ऑफ रॉड है कितना, रॉड के एक्स लेंथ का वेट कितना है, तो उसको आइए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग लिखेंगे इसको। देखो भैया, जब यूनिटरी मेथड है ना, अब इसके लिए हम कौन सा मेथड लगाएंगे, यूनिटरी मेथड। कैसे मिलेगा, मैं लिख दूं, दिस विल बी डिटरमाइंड बाई यूनिटरी मेथड। एक बच्चे ने पिछले वीडियोस में कहीं पे कमेंट किया था, सर यूनिटरी मेथड क्या होता है, हालांकि मैंने उसको रिप्लाई भी किया है यूट्यूब पर, लेकिन यूनिटरी मेथड भैया बड़ा सिंपल मेथड है यार। मैंने उसको भी यही कमेंट में भी यही लिखा था कि भाई 3 पेन अगर 15 रुपए के हैं तो 5 पेन कितने के होंगे, अगर सब सेम पेन है तो, ठीक है भाई। 3 पेन अगर 15 के हैं तो एक पेन बेटा 5 रुपए का हुआ, 15/3, तो 5 पेन 5 इंटू 5 25 रुपीज का हुआ। यही यूनिटरी मेथड है, वही हम यहां लगाएंगे। हम कहेंगे जब रॉड का लेंथ L था तब उसका वेट W था। हम क्या बोलेंगे, जब रॉड का लेंथ, अब इसको एक किनारे हमें लिखना पड़ेगा, या चलो यहां पे लिख दूं, चलो इधर ही लिख दे रहा हूं मैं, when length of, या सिंपल लिखे L length of rod has weight equal to W, यानी L लेंथ जब रॉड का होता है तब उसका वेट कितना है भैया, W। तो अगर मैं अभी X लेंथ की बात करूं भाई, जब रॉड का लेंथ L है तब वेट W है, अगर मैं केवल X लेंथ के ही तो वेट निकालना है। अगर X लेंथ ऑफ रॉड विल हैव वेट इक्वल टू, ये बनेगा बेटा W/L इंटू X, यानी केवल इतने का वेट आ गया। देखो केवल इतने का वेट आ गया, केवल इतने का वेट आ गया। इतने का वेट है W/L इंटू X, वो मैं यहां रखने वाला हूं। दैट इज W/L इंटू X इंटू dx डिवाइडेड बाई एरिया इंटू यंग्स। बेटा W/A L y x dx,
ये आ गया इलोंगेशन इन एलिमेंट ऑफ लेंथ dx, राइट है। इसको मैं एक बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं, यही हमारा यूनिटी मेथड है, राइट। अब आगे की बात करते हैं भैया, ये अगर केवल इतना इंक्रीमेंट इस एलिमेंट में हो रहा है तो पूरी रॉड में कितना इंक्रीमेंट होगा? तो टोटल इलोंगेशन इन रॉड ऑफ लेंथ L। अब मैं टोटल इलोंगेशन की बात कर रहा हूं, पूरे रॉड में इलोंगेशन की अगर बात कर रहा हूं तो भाई साहब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, x dx। तो बेटा कांस्टेंट्स बाहर हो जाएंगे, w अपॉन ALY बाहर हो गया, x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है भैया? x स्क्वायर अपॉन 2। मुद्दा ये है कि ये इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है तो लिमिट्स भी x की होंगी। सोचो जरा, x की मिनिमम वैल्यू कितनी थी? 0। x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? L। तो ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा बेटा? दैट इज फ्रॉम 0 टू L। यहां भी लिमिट लगेंगी भाई साहब, 0 से L। करो सॉल्व, W अपॉन इसको बाहर निकाल दो तो 2ALY बाहर हो गया। लिमिट लगाओगे बेटा, L स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, एक L से एक L कटे, क्या बनेगा? WL अपॉन 2AY, WL अपॉन 2AY। दिस इज टोटल इलोंगेशन, राइट। तो टोटल इलोंगेशन को मैं यहां पे डेल्टा L अब लिख सकता हूं, डेल्टा L। टोटल इलोंगेशन बेटा निकल कर कितना आएगा? WL अपॉन 2AY, राइट। ये हमारा समझ लो फॉर्मूले का डेरिवेशन। और जरा पीछे देखो, यही फॉर्मूला हमने यहां यूज किया, ये वही वाला फॉर्मूला है सर। यहां तो WL अपॉन 2AY है, देखो 2 दिख रहा है, Y दिख रहा है, A नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ये जो वेट है ना, वेट को हम लोग लिखेंगे mg। वेट कितना होता है? mg, ठीक है। और मास को लिखेंगे डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया से एरिया कटेगा, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर हो जाएगा। देखो डेंसिटी दिख रहा है, अब बात समझ में आ रही है, राइट। सेम फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला बेटा बिल्कुल सेम है। यहां पे मैंने तुम्हें न्यूमेरिकल वाला मेथड बताया कि जब भी कभी वेट की बात करेंगे तुम पूरी रॉड ना लेकर के आधी रॉड का लेंथ लेना। अगर फोर्स बीच में है तो, वेट है तो बीच में ही होगा, राइट। और डेरिवेशन की बात करेंगे तो भाई धड़ाधड़ डिराइव कर देना, राइट। दिस इज अ वेरी गुड यूज ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स में इंटीग्रेशन को अप्लाई करना सीखिए। जहां पर कंटिन्यूअस बेटा वेरिएशन होता है वहां पर इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। पूरी रॉड में जो इंक्रीमेंट है वो हम एक बार में नहीं निकाल पा रहे थे, इसलिए बेटा यहां पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहां पर एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट में एलोंगेशन निकाला, फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो पूरी रॉड में जो एलोंगेशन होने वाला है वो हमारा निकल कर आ गया, राइट। नेक्स्ट है बेटा अगला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को ही नॉर्मल स्ट्रेस कहा जाता है, इसी को हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस भी कहा जाता है। तो बल्क मॉडुलस को आप कुछ किताबों में बी से भी डिनोट करते हैं, एक ही बात है। तो बल्क मॉडुलस चाहे बी लिखो चाहे के लिखो, दैट इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, राइट। नॉर्मल स्ट्रेस सर कितना होता है? दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, है ना। नॉर्मल स्ट्रेस कितना होता है? दैट इज परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। नॉर्मल स्ट्रेस को ही प्रेशर लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी डेल्टा वी अपॉन वी। सर ये माइनस क्यों लगा है बेटा? ये जो माइनस यहां पर लगा है ये माइनस शो करता है, ये माइनस शो करता है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे, अगर आप प्रेशर, भाई फोर्स अपॉन एरिया जो ऊपर लिखा हुआ है वो क्या है? वो प्रेशर है ना। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। यानी कि अगर स्ट्रेस पॉजिटिव है तो स्ट्रेन कैसा होगा? निगेटिव, क्योंकि डेल्टा वी कैसा हो जाएगा? निगेटिव। अगर वॉल्यूम घट रहा है तो डेल्टा वी कैसा हुआ? चेंज इन वॉल्यूम कैसा हुआ? निगेटिव, राइट। तो अगर ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाला निगेटिव होगा, ऊपर वाला निगेटिव है तो नीचे वाला पॉजिटिव होगा, यानी दोनों में एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, तो एक माइनस तो यहां पे रखना ही पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट हियर माइनस पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, माइनस का प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखो बन गया फॉर्मूला, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू
देखो माइनस का एफ अपॉन ए, ए नीचे आ जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी, तो वी ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया देखो कितना, एफ अपॉन ए को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रेशर, वी को ऊपर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का पीवी अपॉन डेल्टा वी, चेक कर लो, माइनस का पीवी अपॉन डेल्टा वी, ये बन गया मेरे प्यारे बच्चों बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस इज रिलेवेंट फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। बल्क मॉडुलस आप सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी पर भी लगा सकते हो। इट रिफर्स टू चेंज इन वॉल्यूम when every part of the body is under uniform stress so that shape of the body remains unchanged। यानी कि बल्क मॉडुलस की बात मैं सॉलिड, लिक्विड और गैस सभी के लिए कर सकता हूं, क्योंकि वॉल्यूम सभी के पास है, ठीक है, और सभी के वॉल्यूम में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो सकता है, राइट। नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी जो है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, यानी इट इज इक्वल टू 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। इसका जो यूनिट होता है बेटा वो मीटर स्क्वायर पर न्यूटन होता है या सेंटीमीटर स्क्वायर पर डाइन होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला m-1 Lt2, इसको आप निकाल सकते हो, सिंपल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, आपकी एनसीईआरटी बुक का ये एक एग्जांपल भी है। द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी अपॉन वी, हमें निकालना है, ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशन गिवन द बल्क मॉडुलस इज दिस। अच्छा, बल्क मॉडुलस हमें पता है, हमें डेप्थ पता है। देखो ये मान लो ओशियन है, ये ओशियन है। अगर ओशियन के डेप्थ की बात कर रहे हैं जो कि 3000 मीटर बता रहे हैं, ठीक है, 3000 मीटर बता रहे हैं, सबसे नीचे वाले लेयर की बात कर रहे हैं, बॉटम की बात कर रहे हैं, दिस इज बॉटम ऑफ ओशन, है ना, दिस इज बॉटम ऑफ ओशन। तो जरा सोचो बेटा, सबसे पहली बात है कि यहां पर सर प्रेशर कितना होता है, यहां पर प्रेशर बेटा सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। सर बॉटम में प्रेशर कितना होता है, अभी नेक्स्ट वाले चैप्टर में और डिटेल में ये चीज आपको पढ़ाएंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में। बॉटम वाले पॉइंट पर बेटा जो प्रेशर होता है मैं आपको बताऊं, दैट इज पी नॉट प्लस एच रो जी, पी नॉट प्लस एच रो जी। इस वाले फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको नेक्स्ट चैप्टर में करवाएंगे, परेशान मत हो, है ना। या तो ये वाले क्वेश्चन को अभी पूरा सॉल्व कर दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, जब अगले चैप्टर में पढ़ा देंगे तो एक बार फिर से देख लेना, तब आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। बाकी जनरल नॉलेज की चीज है, क्लास 9th 9th में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे कि अगर टॉप मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के बराबर होता है बेटा, ठीक है। तो 1 atm का प्रेशर प्लस एच रो जी, डेप्थ में जाने पर प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। अब यहां पर देखो यार, डेल्टा वी अपॉन वी की बात कर रहे हैं, यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, और बल्क मॉडुलस गिवन है। बेटा देखो मेरे दिमाग में प्रेशर क्यों आया, क्योंकि बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। भैया डेल्टा वी अपॉन वी जो कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, दैट इज निगेटिव ऑफ प्रेशर अपॉन बल्क मॉडुलस। प्रेशर की वैल्यू है पी नॉट प्लस एच रो जी डिवाइडेड बाई बल्क मॉडुलस। अब खेल ये है कि अगर मैं नीचे वाले इस पॉइंट पर प्रेशर निकाल लूं, ठीक है, तो प्रेशर देखो कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर। हाइट जो है या डेप्थ कह लो ओशन की वो 3000 मीटर है। डेंसिटी जो होती है बेटा वाटर की वो 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, ये आपको पता होना चाहिए। जी की वैल्यू 10 होती है, राइट। तो ये तुम्हारा देखो कितना बन गया, दैट इज 1.01 इंटू 10 की पावर 5 प्लस, देखो 10 की पावर 3 है, 10 है, 10 की पावर 4 बनेगा, एक जीरो आप और ले जाओ, राइट। ये बन जाएगा 300 इंटू 10 की पावर 5, क्लियर है बेटा। तो 300 10 की पावर 5 देखो सेम ही है, 300 में ये 1 पॉइंट जोड़ दोगे तो 300 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल का हो गया प्रेशर, राइट। ये प्रेशर हो गया। और बल्क मॉडुलस बस अब वैल्यू रखेंगे, तो डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू हमारे पास निकल करके आ गई माइनस का 301.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल डिवाइडेड बाई बल्क मॉडुलस विच इज 2.2 इंटू 10 की पावर 9। तो ये बेटा सॉल्व होकर के आएगा हमारा, ये आएगा 301.01 डिवाइडेड बाई 2.2।
ये आप लोग जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारा 136.82 इंटू 10 की पावर, देखो 5 है 9 है तो -4 बन जाएगा, -1.37 राउंड ऑफ करके, ठीक है। मैंने 100 से डिवाइड किया तो मैं 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10 की पावर -2 बन जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी अपॉन वी। डेल्टा वी अपॉन वी को ही आप फ्रैक्शनल कंप्रेशन कह सकते हो, आप इसी को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी कह सकते हो, राइट, एंड दैट विल बी यूनिटलेस। तो वहां पर यूनिट भाई साहब ना लगा देना। क्लियर है? ध्यान से देख लो बेटा, आई होप आपको एकदम चकाचक समझ में आ गया होगा, राइट। चलो अब एक क्वेश्चन मैंने यहां पर आपको सॉल्व दिया है, ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क पे करना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। ध्यान से देख लो, मैं समझा दे रहा हूं, बाकी करना है आपको, सॉल्व दे दिया इसीलिए। इफ द नॉर्मल डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट विल बी द डेंसिटी एट द डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर वाटर की जो डेंसिटी है, अगर वो 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो आखिर 3000 मीटर की डेप्थ पर डेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी हमें गिवन है बेटा, जब भी कंप्रेसिबिलिटी गिवन हो ना तो समझ जाओ तुम्हें बल्क मॉडुलस गिवन, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी जो है वो 1 अपॉन बल्क मॉडुलस होता है, तो पहले मैं बल्क मॉडुलस निकाल लूंगा, राइट। तो उसकी वैल्यू है 0.0005 पर एटमॉस्फेयर, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 10 की पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है, और जी की वैल्यू भी गिवन है। अच्छा जी, सबसे पहली बात, सबसे पहला फॉर्मूला कि जो कंप्रेसिबिलिटी है वो 1 अपॉन बल्क मॉडुलस है, तो बल्क मॉडुलस जो है वो 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी है, तो 1 अपॉन 0.00005। ठीक है, तो यार ये तुम्हारा बनेगा, ये तुम्हारा बनेगा, ओके, ये तुम्हारा बनेगा 2 इंटू 10 की पावर 4 एटमॉस्फेयर। ठीक है, देखो अब थोड़ा सा है यहां पर 0.0005 है, एक मिनट रुक जाओ, 1 अपॉन 0.00005, इसको आप सॉल्व करोगे यार तो ये 20,000 आएगा, है ना, 20,000 सही है। इसका मतलब ना बेटा, इसका मतलब यहां पे एक जीरो और है, करेक्ट कर लेना, एक जीरो और है, यहां पर 4 जीरोज हैं, राइट। तो ये हमने रखा है यहां पर, तो बल्क मॉडुलस आया 2 इंटू 10 की पावर 4 एटीएम के बराबर, यानी एटमॉस्फेरिक में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 10 की पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, तो मैंने 10 की पावर 6 का और मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे ये हमारा 10 की पावर 10 बन गया, 2 इंटू 10 की पावर 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सीजीएस यूनिट में हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया है बल्क मॉडुलस का, राइट। अब बल्क मॉडुलस के लिए बेटा प्रेशर का हमें वैल्यू चाहिए होगा, तो आप देख सकते हो प्रेशर जो है वो एच रो जी के बराबर है। ठीक है, हाइट या डेप्थ कह लो कितनी है, तो डेप्थ है भैया 3 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, वो भी सीजीएस में सॉल्व कर रहे हैं, तो 3 किलोमीटर का मतलब हुआ 3 इंटू 10 की पावर 3, उसमें भी 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो 3 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर, और डेंसिटी जो है बेटा वाटर की वो सीजीएस यूनिट में 1 होती है, जी की वैल्यू 980 होती है। सीजीएस में सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखो, प्रेशर की जो वैल्यू है वो 294 इंटू 10 की पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। ठीक है, बल्क मॉडुलस जो है वो पीवी अपॉन डेल्टा वी होता है, तो डेल्टा वी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, दैट इज पीवी अपॉन बल्क मॉडुलस। तो पीवी अपॉन बल्क मॉडुलस जब सॉल्व किया गया तो चेंज इन वॉल्यूम निकल कर आया। कितना चेंज इन वॉल्यूम होना चाहिए बेटा, वो इतने के बराबर है, राइट। अब अगर मैं कंसीडर कर लूं कि भाई 1 ग्राम, सॉरी, अगर मैं कंसीडर कर लूं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर की बात हो रही है, 1 ग्राम भी हालांकि सही था, अगर मैं कंसीडर कर लूं कि वाटर का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उतने में इंक्रीज इतने का है, राइट। तो बेटा फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, आप ये चेक कर लो भाई, नीचे जाने पर प्रेशर क्या है, बढ़ रहा है, नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो फाइनल वॉल्यूम जो हमारा होगा दैट इज इनिशियल वॉल्यूम माइनस डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम 1 है, अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब मान लूं तो, ठीक है, डिक्रीज इन वॉल्यूम हम लोगों ने ये निकाल लिया, राइट, 1.47 इंटू 10 की पावर -2, तो ये फाइनल हमारा वॉल्यूम निकल करके आ गया। नाउ दिस इज फाइनल वॉल्यूम, दिस इज वी फाइनल वॉल्यूम, राइट। और बेटा यही तो निकालना था, फाइनल डेंसिटी कितनी होगी भैया, डेप्थ पे डेंसिटी कितनी होगी, तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास 1 ग्राम मान लो, वॉल्यूम जो है वो इतना है, ठीक है, डिवाइड किया तो डेंसिटी आ गई 1.0149 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब,
राइट। अब कुछ बच्चों के मन में आया होगा, सर मास 1 ग्राम कहां दिया पूरे क्वेश्चन में, बताओ बेटा। अगर डेंसिटी ये गिवन है तो इसका मतलब क्या है कि 1 ग्राम अगर मैं मास ले लूं वाटर का, तो उसका जो वॉल्यूम है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 ग्राम वाटर का जो वॉल्यूम है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इनडायरेक्टली समझ लो तुम्हें मास भी पता है, तुमको वॉल्यूम भी पता है, ठीक है। तो अगर मैं 1 ग्राम वाटर ले लूं तो उसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में जो डिक्रीज इन वॉल्यूम है वो इतने का है, तो फाइनल वॉल्यूम निकल करके आ गया, राइट। तो उससे हमारी फाइनल डेंसिटी भी निकल कर आ गई। ये क्या चीज है, दिस इज डिक्रीज इन वॉल्यूम। कैसे पता चला कि वॉल्यूम में डिक्रीज ही होगा, क्योंकि डेप्थ में जाने पर प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब बात आई सर अब जो बच्चे थोड़ा सा समझ रहे होंगे, जिनका ऊपर वाला माला चल रहा होगा, उनको एक डाउट आएगा, सर आपने तो सर यहाँ पे पी नॉट ऐड किया था, यहां पर सर क्यों नहीं ऐड किया, है ना। जब हमने यहाँ पी नॉट ऐड कर दिया था तो देखो क्या उखाड़ लिया हमने। यहां पे भैया देखो ये 300 इंटू 10 की पावर 5 है ना, 300 इंटू 10 की पावर 5 था, और बेटा इसको ऐड भी कर दिया तो 301 हो गया भाई। 300 इंटू 10 की पावर 5 था, ठीक। अभी एक ऐड कर दिया भाई, 301 इंटू 10 की पावर 5 हो गया। बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क खास नहीं पड़ा। और अगर मैं यहां पे केवल 300 पास्कल लेकर के इसको सॉल्व कर देता तो भी आप सॉल्व करके देखिए, आप 300 रख लो, 300 इंटू 10 की पावर 5 रख करके भी तुम सॉल्व करके देख लो, बहुत बड़ा अंतर पड़ने वाला नहीं है। बात आप समझ रहे हो, बहुत बड़ा अंतर पड़ने वाला बेटा नहीं है, इसलिए यहां पे उस चीज को नेग्लेक्ट कर दिया। बाकी तुम्हारा मन है तुम जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी बिल्कुल सही होगा, राइट। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का मतलब सिंपल सा है भैया, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। तो यहां पे हम लोग लिख रहे हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको ईटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है बेटा शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस का मतलब क्या है, जैसे मानो एक सिलेंडर था, इस पर मैंने एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया, वो फोर्स लगाने की वजह से वो सिलेंडर जो कि ऐसा था वो थोड़ा टेढ़ा हो गया, ऐसे टेढ़ा हो गया, या ऐसे रेक्टेंगुलर बॉडी थी, देखो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। डायग्राम आप देख रहे होंगे, राइट। नीचे भी देखो सेम डायग्राम मैंने दिखाया 2-3 तरीके से ताकि तुम्हें फील आ जाए। तो शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस का मतलब था यही टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया। कौन सा सरफेस एरिया, यही वाला, जिस सरफेस पर फोर्स लग रहा हो टेंजेंशियल फोर्स, वही वाला एरिया चाहिए, डिवाइडेड बाई शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन जो है वो थीटा कहलाता है। तो बेटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला हो गया एफ अपॉन ए थीटा। एफ अपॉन ए थीटा, ये ए को आप नीचे ले जाओ, एफ अपॉन ए थीटा जो है यही मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी ईटा कहलाता है, राइट। नेक्स्ट है, अब एक यहां पर देखो 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि ईटा ऑफ मटेरियल इज स्मॉलर देन इट्स यंग्स मॉडुलस। कह रहे हैं कि जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो यंग्स मॉडुलस से छोटा होता है, यानी यंग्स मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो जरा पढ़ो, दिस शोज दैट इट इज इजियर टू स्लाइड लेयर्स ऑफ एटम्स ऑफ द सॉलिड ओवर वन अनदर देन टू पुल देम अपार्ट और स्क्वीज ईच अदर। अभी आपको पीछे बताया गया था अगर यंग्स मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होता है, उस तरह के ऑब्जेक्ट में जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है उसमें छोटा सा इंक्रीमेंट अगर करना है तो फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। यहां पर यही कह रहे हैं कि भैया कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू कम होती है और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा होती है। तो बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि इंक्रीज इन लेंथ करना कठिन है, टेंजेंशियल फोर्स लगाकर उसको थोड़ा सा खिसका देना आसान है, ठीक है ना। तो आप ये जो शेप में चेंज ला रहे हो ये इजी है टेंजेंशियल फोर्स लगाकर, लेकिन उसका डायरेक्ट एक्सटेंशन कर देना, कंप्रेशन कर देना थोड़ा सा टफ होता है बेटा। यंग्स मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस आर रिलेवेंट ओनली फॉर सॉलिड। लिक्विड और गैसेस के लिए शियर मॉडुलस का कोई मतलब नहीं होता है, यंग्स मॉडुलस का भी कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि लिक्विड का और गैसेस का ना ही कोई लेंथ होता है। अगर लेंथ नहीं है तो यंग्स मॉडुलस भी डिफाइंड नहीं है। शियर मॉडुलस मतलब आप लिक्विड पर टेंजेंशियल फोर्स बेटा नहीं लगा सकते, किसी भी लिक्विड पर आप टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगा सकते, लगाओगे भैया बह जाएगा, बात खत्म हो गई, राइट। टेंजेंशियल फोर्स उसके लिए डिफाइंड नहीं होता है। सो
सिंस ओनली सॉलिड्स हैव लेंथ एंड शेप। तो इसका डेफिनेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बेटा, सॉलिड्स के लिए है। लिक्विड में, गैसेस में हम लोग इसको डिफाइन करते ही नहीं है, राइट। अब एक अगला कंसेप्ट है जिस पर जो एक डेरिवेशन है यानी कि फॉर्मूला है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर। किसी भी वायर को जब आप खींचते हो, वायर खींचा हुआ है, तो उस खींचे हुए वायर में भी एनर्जी होती है, एंड दैट इज एनर्जी ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। नाम सुनो, नाम पढ़ो, क्या है, दिस इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी आपको पढ़ाया था ना, इट इज ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। पोजीशन मतलब एमजीएच है ना, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या था सर, कॉन्फ़िगरेशन को तुम यहां पे समझोगे कि अगर एक वायर खींच दिया गया, वायर को खींचा हुआ वायर है, ठीक है ना, तो टेंशन डेवलप्ड है वायर में, तो उसमें खींचे होने की वजह से एनर्जी है, ये उसका अपना कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी एनर्जी है, राइट। तो आइए देखते हैं कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी का मतलब क्या है। तो जरा पढ़ो सबसे पहली बात, व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड, इंटर एटॉमिक फोर्सेस कम इनटू प्ले व्हिच अपोजेस टू चेंज द लेंथ ऑफ द वायर, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट दीज रीस्टोरिंग फोर्स। वायर को जब आप खींच रहे हो तो वायर के अंदर के जो रीस्टोरिंग फोर्सेस हैं वो उसकी लेंथ को इंक्रीज नहीं होने देना चाहते, फिर भी आप जबरदस्ती उसको खींच रहे हो बेटा, ठीक है, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। दैट वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर इज स्टोर्ड इन इट एज अ फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वायर को खींचने के लिए जो वर्क हम वायर पे करते हैं वही उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में बेटा स्टोर हो जाता है। सपोज द लेंथ ऑफ द वायर इज एल एंड एरिया इज ए। अब मतलब ये पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको यहां बता रहे हैं, आप सिंपल है यार, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो, यंग्स मॉडुलस जो है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन है एक्स अपॉन एल, राइट। तो यहां पर आप देखो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू, सर ये एक्स क्या है, एक्स का मतलब है बेटा, एक्स का मतलब क्या है यहां पर इस डेरिवेशन में, एक्स का मतलब क्या है, इलोंगेशन, राइट। एक्स का मतलब क्या है, लेंथ इंक्रीजेज बाई एक्स, इलोंगेशन एक्स है, और कैपिटल एल क्या है सर, दैट इज ओरिजिनल लेंथ। इस बात को ध्यान रखना, हम लोग नॉर्मली डेल्टा एल बाई एल लिखते हैं, यहां पर एक्स लिखा गया उसको, ठीक है। तो बेटा फोर्स की वैल्यू आ गई है ए एक्स वाई अपॉन एल, तो फोर्स की वैल्यू आ गई देखो वाई ए अपॉन एल इंटू एक्स। जैसे जैसे इलोंगेशन बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ेगा, अगर इलोंगेशन बढ़ाओगे तो रीस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ेगा। इसका मतलब बेटा ये फोर्स कैसा हो गया, एक वेरिएबल फोर्स। फोर्स कैसा हो गया भैया, वेरिएबल फोर्स, यानी कि वायर को जब आप खींचते जाओगे वायर का लेंथ बढ़ता जाएगा, एक्सटेंशन वायर में होता जाएगा, तो उसमें फोर्स जो है वो बढ़ रहा है, राइट। अब अगर मेरे को वर्क निकालना है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो डी डब्ल्यू होगा एफ डी एक्स, फोर्स हम निकाल ही चुके हैं, इंटू डी एक्स, और टोटल वर्क डन अगर निकालना है उसको खींचने में, है ना, टोटल वर्क डन अगर निकालना है उसको खींचने में, सर कितना खींचा जाएगा, देखो ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में, राइट। एक्स क्या था, इलोंगेशन, इनिशियली इलोंगेशन कितना था 0, और फाइनली इलोंगेशन कितना है, स्मॉल एल के बराबर, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं स्मॉल एल क्या है, दैट इज फाइनल इलोंगेशन, टोटल इलोंगेशन। टोटल इलोंगेशन जो हमें करना है, टोटल इलोंगेशन हमें जो करना है वो स्मॉल एल के बराबर है, राइट। तो सर ये एक्स क्या था, ये एक्स छोटा सा इलोंगेशन था, राइट। तो यहां पर हमें टोटल इलोंगेशन हमें करना है, वो एल के बराबर है, तो 0 से एल तक हमने लिमिट लगा दिया बेटा। तो वाई ए अपॉन एल बाहर किया, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से एल तक लिमिट लगेगी, 2 बाहर करो, 1/2 वाई ए एल स्क्वायर अपॉन एल, राइट। जिसमें वाई यंग्स मॉडुलस है, ए एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल क्या है इसका, इलोंगेशन, टोटल इलोंगेशन कितना है, कैपिटल एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। तो W की वैल्यू टोटल वर्क डन जो है 1/2 वाई स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, अलग हमने किया, ठीक। देखो वाई हमने अलग कर लिया, स्मॉल एल एक अलग कर लिया, और कैपिटल एल भी अलग कर लिया। अभी सिर्फ क्या बचा है, एरिया और एक स्मॉल एल, एरिया बचा है और एक स्मॉल एल बचा है। तो मैंने क्या किया, अब यहां पर कैपिटल एल का डिवाइड और कैपिटल एल का मल्टीप्लाई, कैपिटल एल का डिवाइड और कैपिटल एल का मल्टीप्लाई। क्यों सर ऐसा किया, देखो स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल स्ट्रेन बन गया, कैपिटल ए इंटू कैपिटल एल वॉल्यूम बन गया, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम बन गया, राइट। तो
तो बेटा 1/2 y इंटू एल बाई एल। एक बात चेक करो, यंग्स मॉडुलस इंटू एल बाई एल मतलब स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेस। ये तो स्ट्रेन हाई है, ये तो वॉल्यूम हाई है, तो टोटल वर्क डन जो हमें करना पड़ा वो 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर है। टोटल वर्क डन हमें कितना करना पड़ा? 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? टोटल वर्क डन इज 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को नीचे अगर ले आओगे तो ये एनर्जी डेंसिटी कहलाता है। तो एनर्जी डेंसिटी जो है दैट बिकेम 1/2 यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। दिस इज व्हाट? दिस इज एनर्जी डेंसिटी। नहीं, अभी सिर्फ इसको एक मिनट, हाँ ठीक है, स्मॉल यू को हम लोग क्या लिखते हैं? दैट इज एनर्जी डेंसिटी। बेटा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है ना। एनर्जी डेंसिटी का सिंपल मतलब इसको स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, दैट इज टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ये वॉल्यूम को इधर नीचे ले आओगे तो 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन बचेगा। तो एनर्जी डेंसिटी जो है वो 1/2, ये लिखा है देखो, लिखा हुआ है एनर्जी डेंसिटी जो है दैट इज 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल फॉर्मूला आ गया है। बाकी जो स्ट्रेस था उसको अगर आप यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन लिखेंगे तो स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी एक फॉर्म है। मोटा मोटा दिमाग में ये रखो कि जो एनर्जी डेंसिटी है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन, राइट। दैट इज टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। अब इसके बाद एक अगला कंसेप्ट है बेटा, इस कंसेप्ट का नाम है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो का मतलब देखो क्या है, सबसे पहली बात समझो। अगर एक रॉड लटका है जिसका लेंथ L है, अगर आप रॉड को खींचोगे तो उसका लेंथ बढ़ेगा लेकिन उसके डायमीटर में डिक्रीज आएगा। अगर लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई कम होगी, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा, डायमीटर कम हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ में जो स्ट्रेन आया है उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलते हैं, और डायमीटर में भी तो चेंज आ गया बेटा, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, इसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। तो पॉइजन्स रेशियो जो है उसको म्यू से डिनोट करते हैं और उसका मतलब होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और दोनों में माइनस का साइन हो। सर माइनस क्यों लगाया? माइनस इसलिए लगाया बेटा क्योंकि अगर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पॉजिटिव है तो लेटरल स्ट्रेन निगेटिव होगा, मतलब लेंथ बढ़ेगा तो डायमीटर कम होगा, रेडियस कम होगा, एरिया कम होगा, ठीक है। लेंथ घटेगा तो एरिया बढ़ेगा, है ना, डायमीटर बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा। तो ये होता है बेटा पॉइजन्स रेशियो। जरा पढ़ लीजिए, when a wire is loaded its length increases but its diameter decreases, the strain produced in the direction of the applied force is called longitudinal strain। यानी लेंथ में जो स्ट्रेन हुआ फोर्स की डायरेक्शन में वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो चेंज हुआ वो क्या है? हमारा लेटरल स्ट्रेन है, यानी कि इन डायमीटर, राइट। तो विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो। इसी को पॉइजन्स रेशियो मेरे प्यारे बच्चों कहा जाता है, ठीक है। तो ये देखो लिखा हुआ है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन का मतलब क्या हो गया? चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि लेंथ बढ़ेगा तो डायमीटर घटेगा। लेंथ सॉरी माइनस साइन रिप्रेजेंट्स, अगर लेंथ बढ़ेगा तो डायमीटर घटेगा, राइट। तो यहां पर बेटा दिखा रहे पॉइजन्स रेशियो, सिग्मा से नहीं तुम म्यू से दिखाओ यार, ठीक है। इसको आप म्यू से दिखाइए, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में सिग्मा जो है वो स्ट्रेस को डिनोट करता है, राइट। एनसीईआरटी बुक के हिसाब से सिग्मा स्ट्रेस को डिनोट करता है, तो हम लोग पॉइजन्स रेशियो को ना म्यू से डिनोट कर लेते हैं। आप म्यू से कर लो, ठीक है। तो म्यू जो है दैट इज इक्वल टू -L/d डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल। सर क्या ये सिग्मा यहां लिखना गलत है? नहीं बेटा गलत नहीं है, क्योंकि कुछ बुक्स हैं जो कि वहां पर स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो यार अलग अलग किताबों में जो नोटेशन है वो अलग अलग है। फिलहाल इसमें कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है, मान लो कोई दिक्कत नहीं है। पॉइजन्स रेशियो क्या चीज है?
देखो, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट लॉन्गिट्यूडिनल एंड लेटरल स्ट्रेन आर इन अपोजिट सेंस. पॉइजन्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ टू स्ट्रेन, सो इट हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन. ठीक है, दो स्ट्रेन्स का रेशियो है, स्ट्रेन तो वैसे भी यूनिटलेस होता है. ठीक है, फॉर ऑल सब्सटेंस थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द सिग्मा लाई बिटवीन -1 to 0.5. समझ लो, ये जो पॉइजन्स रेशियो है वो -1 से 0.5 के बीच में होता है. इन एक्चुअल प्रैक्टिस इसकी जो वैल्यू है वो हम लोग 0 से 0.5 के बीच में लेते हैं ज्यादातर सब्सटेंस के लिए. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सबसे पहली बात, इसकी जो वैल्यू है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल. मटेरियल पर डिपेंड करता है इसकी वैल्यू. स्टील के लिए इसकी जो वैल्यू है वो 0.28 से 0.3 के बीच में है. एल्यूमिनियम के लिए इसकी वैल्यू 0.33 के बराबर होती है. तो वही बात मैंने आपको यहां बता दिया है ना कि इसकी जो वैल्यू है वो मैं 0 से 0.5 के बीच में लगभग हम लोग लेते हैं, बट एक्चुअलिटी में इसकी वैल्यू -1 से 0.5 तक हो सकती है. चलो, फिर अब यहां पर कुछ रिलेशंस आपको मैंने डायरेक्ट बता दिए हैं, है ना. दैट इज यंग्स मॉडुलस जो है वो 3 times बल्क मॉडुलस 1 - 2 सिग्मा, मतलब पॉइजन्स रेशियो. ध्यान रहे यहां पे सिग्मा मतलब क्या, पॉइजन्स रेशियो. पॉइजन्स रेशियो, राइट. और y बराबर 2 ईटा 1+, मतलब ये मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बता दिए जिनमें से ये वाला फॉर्मूला वैसे आप दिमाग में रखिएगा. ठीक है, हालांकि ये जो फॉर्मूले हैं इनका जो डेरिवेशन है वो आप लोग करेंगे, इनका डेरिवेशन आप लोग करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एक सब्जेक्ट आता है. आप में से जो बच्चे इंजीनियरिंग करेंगे वो अपने फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. यानी फिजिक्स आपका पीछा, समझ लो, ऐसा नहीं केवल 12th कर लिया, आईआईटी में पहुंच गए या किसी ठीक ठाक कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच गए, अब सर फिजिक्स से फुर्सत है. ना ना ना, फिजिक्स वहां भी काम में आएगा. ठीक है ना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको पूरा का पूरा वहां पर पढ़ाया जाएगा, उसमें इसका पूरा का पूरा बेटा डेरिवेशन दिखाया जाता है. बाकी अभी फिलहाल इसका कोई यूज अपने को नहीं है आप लोग. लेकिन ये फॉर्मूला ध्यान रखो, ये फॉर्मूला देखो यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इन तीनों को कनेक्ट करता है. यानी अगर किसी न्यूमेरिकल में इनमें से किसी दो की वैल्यू दिया जाए और तीसरे का रिक्वायरमेंट हो तो वो तुम इस फॉर्मूले से बेटा निकाल सकते हो. बाकी तीन भले छोड़ दो, लेकिन ये वाला फॉर्मूला आप अपने दिमाग में रखिएगा. राइट है. सो ये था हमारा पूरा चैप्टर. बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसलिए उम्मीद करता हूं आज लगभग 1.5 या 2 घंटे में चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा. राइट, अब बात आई सर होमवर्क क्या है. तो होमवर्क हमेशा की तरह प्रैक्टिस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. रेगुलरली आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते रहना है. लगभग कितने करने हैं, 25 से 30 पर डे. रोज 25 से 30 न्यूमेरिकल्स मेरे प्यारे बच्चों आपको करने हैं. ठीक है, जो प्रैक्टिस शीट पीडब्ल्यू ऐप पर हम लोगों ने दिया है वो प्रैक्टिस शीट भी सॉल्व करिए. मतलब ये 25 से 30 क्वेश्चन जो लोगे उनमें से कुछ क्वेश्चन यहां से उठा लो, कुछ अपनी एनसीईआरटी के आप एग्जाम्पल देख लो, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लो अपनी, और जो भी कोई किताब आपके पास हो, रेफरेंस बुक हो, उस रेफरेंस बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो उठा लो. ठीक, अल्टीमेटली प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, और रेगुलरली 25 से 30 न्यूमेरिकल्स करने हैं अभी फिलहाल जब तक आप क्लास 11th में हैं. तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आप सभी को बहुत ही बढ़िया लगा होगा. डिटेल में हर एक चीज अच्छे से समझाया है अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड न्यूमेरिकल्स. राइट, तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल. कमेंट करके जरूर बताना कि आप सभी को ये लेक्चर कैसा लगा.